हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स विद प्रणय पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये क्या होता है, आइए इसे डिस्कस करते हैं। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये फ्रिक्शन जो टॉपिक है, जो कि लॉज ऑफ मोशन चैप्टर के अंतर्गत आता है, उसके रिलेटेड उससे ही ये चीज़ है जिसे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और ये लॉज ऑफ मोशन जो टॉपिक है, ये चैप्टर जो है, ये फिजिक्स क्लास 11 का जो सब्जेक्ट है उसके अंतर्गत आता है। और आइए इसे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है, मीन्स इसकी डिफिनीशन क्या है। और फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, इसके साथ क्या रिलेशन इसका होता है, वो भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले आइए इसके डिफिनीशन पर नज़र डालते हैं। क्या होता है डिफिनीशन इसका? कुछ इस प्रकार से हम कह सकते हैं, इसे डिफाइन कर सकते हैं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल रिएक्शन एंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन। सिंपल भाषा में यदि हम बात करें इसका क्या मतलब है, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है वो एक ऐसा एंगल है जो कि नॉर्मल रिएक्शन जो होता है और जो लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट होता है, उनके बीच का एंगल है। ठीक, इसे यदि हम डायग्रामेटिकली अगर रिप्रेजेंट करें तो हमारा ये जो है, ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन जो अपवर्ड डायरेक्शन में आप देख रहे हो OA, और जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो हो गया OB, दैट इज FS मैक्स, ये आपको दिख रहा होगा। तो जो नॉर्मल रिएक्शन है और जो नॉर्मल रिएक्शन और FS मैक्स दैट इज लिमिटिंग रिएक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, जो ये आपको दिख रहा है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज थीटा, इसे ही हम कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब यहां पे कुछ चीजें हो सकता है आपको समझ में ना आ रही हो, कुछ टर्म्स आपको समझ में ना आ रहा हो। अगर आपने फ्रिक्शन पहले नहीं पढ़ा है तो हम पहले उसे समझ लेते हैं। नॉर्मल रिएक्शन जो है, ये जो है क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। नॉर्मल रिएक्शन, जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी एक हॉरिजॉन्टल सरफेस या किसी भी सरफेस पर रखा हुआ हो, तो वो अपने वेट की वजह से एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, जो कि उसका वेट होता है, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जिसके थ्रू अर्थ उसे अपनी तरफ पुल करता है। तो ये हो गया इस केस में W = mg, और इसी की वजह से ये ग्राउंड जो है उसे अपवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है, यानी न्यूटन्स थर्ड लॉ यहां पे एप्लीकेबल है। और उस अपवर्ड फोर्स जो लगता है उसके ऊपर, उसे ही हम क्या कहते हैं, नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। तो ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन, पहली चीज। दूसरी चीज है लिमिटिंग फ्रिक्शन, जिसे FS मैक्स से यहां पे रिप्रेजेंट किया गया है। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है। स्टैटिक फ्रिक्शन जैसे आपको पता होगा, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है किसी सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, इन दोनों सरफेसेस के बीच में कुछ फ्रिक्शन लग रहा है। यदि आप उसे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स से पुश करते हो तो वो मूव नहीं करता है, और यदि आप फोर्स को इंक्रीज करते जाते हो तब भी वो मूव नहीं करता है। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है जिसके बाद वो जस्ट स्लाइड करना शुरू होता है या जस्ट मूव करना शुरू होता है। तो इसका मतलब यह है कि जो फ्रिक्शन वहां पे लग रहा है, जब तक वो रुका हुआ है, उसे ही हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। स्टैटिक मीन्स रुका हुआ, तो स्टैटिक जो शब्द है उसका मतलब रुका हुआ, इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब जब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तब तक उस पे लगने वाला जो फ्रिक्शन है वो। अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं राइट साइड में, तो उतना ही मात्रा में जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो लेफ्ट साइड में लगेगा, और वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, यानी उसकी वैल्यू जैसे जैसे हम ज्यादा फोर्स लगाएंगे वो उसी हिसाब से उतना ही ज्यादा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा जब वो मैक्सिमम वैल्यू को रीच कर जाएगा, और वो मैक्सिमम वैल्यू जो होगी स्टैटिक फ्रिक्शन की, वही होगी उसकी, वही कहलाएगी उसकी लिमिटिंग फ्रिक्शन। और लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है इसे हम इसी प्रकार से डिफाइन करते हैं। और लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है उसकी वैल्यू होती है, या उसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है μs मल्टीप्लाइड बाई R। μs यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, और R जो होता है वो होता है नॉर्मल रिएक्शन, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब ये जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन है, इसका और नॉर्मल रिएक्शन, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है और नॉर्मल रिएक्शन है, इनके बीच का एंगल ही हम कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन को। अब आइए थोड़ा सा लिमिटिंग फ्रिक्शन को और बेहतर ढंग से हम समझ लेते हैं। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन, जैसा मैंने अभी बताया कि जैसे जैसे आप फोर्स लगाओगे वैसे वैसे
जो जब तक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तब तक फ्रिक्शनल फोर्स भी उतना ही इंक्रीज होता जाएगा। तो जितना आप फोर्स लगा रहे हो उतना ही जो है फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है। तो यदि आप अप्लाइड फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बीच के ग्राफ को यदि ड्रॉ करोगे तो वो ग्राफ कुछ इस प्रकार का दिखेगा। अप्लाइड फोर्स को यदि हम जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उस पर रिप्रेजेंट करते हैं और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसे हम वर्टिकल एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं, तो ग्राफ स्टार्टिंग में एक स्ट्रेट लाइन होगा और वो 45 डिग्री के एंगल पर होगा विथ बोथ द एक्सिस, दैट इज अप्लाइड फोर्स वाली एक्सिस और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वाली एक्सिस, क्योंकि दोनों की वैल्यूज बराबर है और ये y इक्वल टू x इसके जैसा जो है इक्वेशन है और इसी वजह से ये इस प्रकार से जाएगा। लेकिन जैसे मैंने बताया कि एक मैक्सिमम वैल्यू होगी स्टैटिक फ्रिक्शन की जहां तक वो सहेगा, फिर उसके बाद वो मूव करना जस्ट शुरू करेगा और यही मैक्सिमम वैल्यू जो है ये लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाती है। और जब वो मूव करना शुरू होगा तो उसके बाद सडनली जो है फ्रिक्शन की वैल्यू घट जाएगी और जब वो मूव करने लगेगा, हम उस पर कंटिन्यूअसली फोर्स लगा रहे हैं, वो मूव कर रहा है, तब उसके ऊपर जो मूव करने के दौरान ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वो है काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से हमेशा कम होता है, लेकिन उसकी वैल्यू एक सर्टेन पॉइंट पर आके फिर कांस्टेंट हो जाती है। तो इस वजह से आप देख सकते हो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन के बाद ये ग्राफ तेजी से नीचे गया है, लेकिन एक पॉइंट पर आके वो स्टैग्नेंट हो गया है। मींस अब जो है इसके बाद इसकी वैल्यू जो है लगातार सेम बनी हुई है, चाहे आप स्पीड कितना भी इंक्रीज कर दो, चाहे आप फोर्स कितना भी लगा दो। तो ये एक गिवन पेयर ऑफ सरफेस के लिए अलग अलग होता है, वेरी करता है। गिवन पेयर ऑफ सरफेस के लिए हालांकि ये फिक्स रहता है। ये ग्राफ हालांकि जो है सभी में एक जैसा ही होता है। अब आइए हम समझते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है उसे। एंगल ऑफ फ्रिक्शन तो हमने समझ लिया क्या होता है हालांकि। अब आइए हम समझते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है थीटा और जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। हालांकि ये आप देख सकते हैं यहाँ पे रिलेशन क्लियरली लिखा हुआ है, tan theta will be equal to mu s. Coefficient of limiting friction that is mu s is equal to tan of angle of friction या tan of theta. अब आइए ये देखते हैं कैसे हुआ। ये समझना काफी आसान है, क्योंकि यदि आप यहां पे देखो तो ये आपको जो ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल बना हुआ दिख रहा है दैट इज OAC, इस ट्रायंगल में अगर इस थीटा का tan यदि हम लेते हैं तो टेंजेंट ऑफ थीटा या tan थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। सो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर जो है इसके जस्ट अपोजिट वाला राइट एंगल कंटेनिंग साइड दैट इज AC हो जाएगा, और इस थीटा के लिए जो बेस होगा वो इसी के एडजेसेंट वाला साइड हो जाएगा दैट इज OA। सो tan थीटा वुड बी इक्वल टू AC अपॉन OA, AC अपॉन OA हो जाएगा। और AC जो है वो किसके बराबर है, वो OB के बराबर है, और OB किसके बराबर है, FS मैक्स के बराबर है। सो tan थीटा इज इक्वल टू AC अपॉन OA, और AC जो है वो FS मैक्स के बराबर है, और OA जो है OA ये तो नॉर्मल रिएक्शन के ही बराबर है। सो अब tan थीटा जो है वो क्या बन गया, tan थीटा बन गया FS मैक्स डिवाइडेड बाई R, FS मैक्स डिवाइडेड बाई R। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू AC अपॉन OA। हमारे फिगर के अनुसार AC जो है वो किसके बराबर था, OB के बराबर था, तो AC की जगह हमने OB पुट कर दिया, और OA जो है उसे हमने रहने दिया। OA जो है वो नॉर्मल रिएक्शन R के बराबर था, OB जो है वो FS मैक्स के बराबर था। अब लेकिन हम जानते हैं कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला होता है, वी नो दैट वो क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है दैट इज FS मैक्स, ये जो है ये होता है म्यू एस इंटू आर के बराबर। तो यहां से हम कह सकते हैं कि म्यू एस जो है ये क्या हो गया, ये हो गया FS मैक्स डिवाइडेड बाई आर के बराबर। म्यू एस इक्वल्स FS मैक्स डिवाइडेड बाई आर के बराबर। लेकिन अभी अभी हमने प्रूव किया कि FS मैक्स अपॉन आर जो है ये तो tan थीटा के बराबर है। सो tan थीटा जो है वो भी FS मैक्स अपॉन आर के बराबर है, और म्यू एस दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो भी FS मैक्स अपॉन आर के बराबर है। यानी ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों भी आपस में बराबर हो। सो दैट इज व्हाई tan थीटा इज इक्वल टू म्यू एस होता है। यानी आप ऐसे भी इसे कह सकते हो कि थीटा इक्वल्स tan इनवर्स ऑफ म्यू एस। तो इस प्रकार से हमने एंगल ऑफ फ्रिक्शन को समझा, और एंगल ऑफ फ्रिक्शन और
जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उनके बीच के रिलेशन को भी हमने समझा। अगली वीडियो में हम इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।